सोचिए, प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसा राज्य था जिसने बाकी सभी को मीलों पीछे छोड़ दिया और एक बेजोड़ महाशक्ति बन गया। ये सिर्फ कुछ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी अचूक रणनीति है जिसने एक पूरे साम्राज्य का ब्लूप्रिंट तैयार किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मगध साम्राज्य की। तो इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह है। हम 16 महाजनपदों के बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे मगध को एक भौगोलिक जैकपॉट मिला। उसके बाद अजेय राजधानियों, हर्यक वंश की कूटनीति और अंत में शिशुनाग से लेकर नंद वंश के चरम तक का सफर तय करेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक पहेली सामने आती है। उस वक्त का भारत 16 अलग-अलग शक्तिशाली और प्रतिद्वंदी महाजनपदों में बटा हुआ था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन 16 महाशक्तियों में से सिर्फ और सिर्फ मगध ही उस बेजोड़ सुपर पावर के दर्जे तक पहुंच पाया? क्या ये महज इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई मास्टर प्लान था? चलिए, इसके सबसे बड़े कारण से शुरुआत करते हैं, भौगोलिक लाभ, जो सच में प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान था। असल में मगध की कामयाबी सिर्फ उनकी राजनीतिक समझ का नतीजा नहीं थी, उन्हें सचमुच प्रकृति का जैकपॉट मिला था। जरा सोचिए, उनके पास गंगा और सोन जैसी नदियां थीं जो उपजाऊ मैदान बनाती थीं। छोटा नागपुर के पठारों में लोहे के विशाल भंडार थे जिनसे बेहतरीन हथियार बने। और सबसे खास बात, वहां के घने जंगल। इन जंगलों से न सिर्फ रथ बनाने के लिए कीमती लकड़ी मिली, बल्कि युद्ध के लिए हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज भी खड़ी हो गई। इन्हीं नदियों ने उनके लिए एक और अचूक रणनीतिक हथियार का काम किया, जिसे जल दुर्ग या वाटर फोर्ट कहा जाता है। ये विशाल नदियां सिर्फ व्यापार या खेती तक सीमित नहीं थीं। इन्होंने दुश्मन सेनाओं के खिलाफ एक ऐसा नेचुरल किला बना दिया जिसे पार करना किसी भी हमलावर के लिए लगभग नामुमकिन था। और इन भौगोलिक फायदों का सीधा असर उनकी अजेय राजधानियों राजगीर और पाटलिपुत्र में साफ नजर आता है। उनकी पहली राजधानी राजगीर, जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता था, अपने आप में एक रक्षात्मक चमत्कार थी। यह शहर चारों तरफ से 5 विशाल पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इन पहाड़ियों ने पत्थर की एक ऐसी अभेद्य दीवार का काम किया कि किसी भी दुश्मन सेना के लिए इस शहर में घुसना एक बहुत बड़ा सपना ही बनकर रह गया। लेकिन बेहतरीन भूगोल के साथ साथ खतरनाक शासकों का होना भी तो जरूरी था। यहीं से एंट्री होती है हर्यक वंश की, कूटनीति और रक्तपात का एक ऐसा दौर जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। इस वंश को इतिहास में एक बहुत ही डरावना नाम दिया गया, पितृहंता। मतलब एक ऐसी क्रूर परंपरा जहां सत्ता हथियाने की भूख इतनी ज्यादा थी कि बेटों ने गद्दी के लिए अपने ही पिताओं की बेरहमी से हत्या कर दी। यहाँ खून के रिश्तों पर सत्ता पूरी तरह से भारी पड़ गई थी। इन शासकों में एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ थे संस्थापक बिंबिसार, जिनकी पॉलिसी बिल्कुल साफ थी, विवाह, मित्रता और युद्ध। और दूसरी तरफ उनके बेटे अजातशत्रु का रास्ता एकदम अलग था। वो पूरी तरह से आक्रामकता, धोखेबाजी और खतरनाक हथियारों पर निर्भर थे। बिंबिसार की कूटनीति सच में कमाल की थी। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से कौशल देवी और लिच्छवी राजकुमारी चेलना जैसी प्रतिद्वंदी राजकुमारियों से शादियां की और बिना लड़े ही सरहदों को सुरक्षित कर लिया। और उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जब उन्होंने अवंती के प्रतिद्वंदी राजा की जान बचाने के लिए अपने खुद के राजवैद्य जीवक को भेज दिया। दुश्मन को अपना कर्जदार बनाने की क्या शानदार चाल थी, है ना? इसके बिल्कुल उलट उनके बेटे अजातशत्रु का तरीका देखिए। दुनिया के पहले गणतंत्र वज्जी को जीतने के लिए उन्होंने पूरे 16 साल लगा दिए। और जानते हैं आखिरकार जीत कैसे मिली? सीधे युद्ध से नहीं, बल्कि छल से। उन्होंने अपने मंत्री वर्षकार को वज्जी भेजकर उनकी अजेय एकता को अंदर से ही तोड़ डाला। और हाँ, इस विजय को पक्का करने के लिए अजातशत्रु ने उस समय की सबसे विनाशकारी सैन्य तकनीकें पेश की। जरा कल्पना कीजिए, रथ मूसल, ऐसे रथ जिनमें भारी गदाएं लगी होती थीं, और महाशिलाकंटक, जो विशाल पत्थर फेंकने वाले कैटापल्ट थे। इन हथियारों ने उस दौर के युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। अजातशत्रु के बाद उदयन ने भी एक शानदार दांव चला। उन्होंने राजधानी को राजगीर से हटाकर सीधे पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। गंगा और सोन नदियों के एकदम संगम पर बसा ये शहर मगध के लिए सबसे सुरक्षित जल दुर्ग बन गया।
अब आते हैं उस दौर पर जब मगध की ताकत अपने चरम पर पहुंच गई, शिशुनाग से लेकर नंद वंश तक। प्राचीन बृहद्रथ शासकों से लेकर हर्यक, फिर शिशुनाग और चौथी सदी के मध्य में नंद वंश तक सत्ता के इस लंबे सफर में हर नए शासक परिवार ने मगध की नींव में एक और मजबूत ईंट रखी। हर राजवंश ने पिछले शासकों के बनाए ढांचे को और विशाल बना दिया। मसलन शिशुनाग शासकों ने वो कर दिखाया जो बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे दिग्गज भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने लोहे से समृद्ध अपने सबसे खूंखार दुश्मन अवंती को आखिरकार मगध में मिला ही लिया। इस अकेली जीत ने 100 साल पुरानी दुश्मनी का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। 6000! सोचिए, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उन युद्धक हाथियों की संख्या है जिनके पैरों की धमक से ही दुश्मन सेनाएं कांप उठती थीं। प्राचीन दुनिया में इतने बड़े और विनाशकारी हाथियों की फौज और किसी के पास थी ही नहीं। नंदवंश ने एक ऐसी परमानेंट सेना खड़ी की जो सच में अकल्पनीय थी। 2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवार और 6,000 युद्धक हाथी। ये सेना इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि महान सिकंदर की वो सेना जो कभी हार नहीं मानती थी, उसने भी डर के मारे भारत के भीतर आगे बढ़ने से ही साफ इनकार कर दिया था। और ठीक यहीं पर आकर इतिहास हमारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य छोड़ जाता है। अगर मगध के पास इतना परफेक्ट भूगोल था, बेजोड़ प्राकृतिक संसाधन थे और एक ऐसी विशाल सेना थी जिससे सिकंदर भी खौफ खाता था, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक साधारण सा इंसान इस पूरे अजेय साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में कैसे कामयाब हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के एक नए और बेहद रोमांचक चैप्टर की शुरुआत करता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।